क्या आपको कभी लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ गहरा खालीपन है? क्या आप रोज सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि आज का दिन किस तरह बिताऊं? या फिर आप उन लाखों लोगों में से हैं जो अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं, लेकिन फिर भी हर दिन वहीं जाना पड़ता है क्योंकि पैसा कमाना जरूरी है? अगर इनमें से कोई भी सवाल आपके मन में उठता है, तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग इसी तरह की मानसिक उलझन में जी रहे हैं। लेकिन जापान के लोगों के पास इस गहरी समस्या का एक अद्भुत और जादुई समाधान है, जिसे वे सदियों से अपने जीवन में उतारते आए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ किताब नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक पूरी कला है। यह है इकिगाई, एक लंबी और सुखद जिंदगी का जापानी रहस्य। इस अनमोल किताब को लिखा है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस ने। यह किताब केवल आपको जीवन का उद्देश्य खोजने में मदद नहीं करेगी, बल्कि यह भी सिखाएगी कि कैसे आप 100 साल तक न केवल जी सकते हैं, बल्कि हर दिन को खुशी और अर्थ से भरपूर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो कृपया लाइक बटन दबाना न भूलें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी और भी प्रेरणादायक किताबों के सारांश मिलते रहें। इकिगाई एक बेहद सुंदर जापानी शब्द है जो दो छोटे लेकिन गहरे अर्थ वाले शब्दों से मिलकर बना है। पहला है इकी, जिसका अर्थ है जीवन, और दूसरा है गाई, जिसका मतलब है मूल्यवान या सार्थक। जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो बनता है इकिगाई, जिसका सीधा मतलब होता है जीवन जीने की वजह। ये वह खास कारण है जो हर सुबह आपको बिस्तर से उठने की प्रेरणा देता है। वह चीज है जो आपके दिल में उमंग भरती है और आपको लगता है कि हाँ, आज का दिन जीने लायक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह विचार इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसमें ऐसा क्या जादू है कि पूरी दुनिया इस पर ध्यान दे रही है। इसका जवाब मिलता है जापान के एक छोटे से लेकिन अद्भुत द्वीप ओकिनावा में। यह वह जगह है जहां दुनिया में सबसे अधिक लोग 100 वर्ष से भी अधिक उम्र तक जीते हैं। यहाँ के लोग न केवल लंबा जीवन जीते हैं, बल्कि अपनी आखिरी सांस तक खुश, स्वस्थ और सक्रिय रहते हैं। इस अविश्वसनीय रहस्य को समझने के लिए लेखकों ने वहां की यात्रा की और 100 से अधिक बुजुर्गों से मिले, जिनकी उम्र 100 साल से अधिक थी। जब आप आज की आधुनिक दुनिया को देखते हैं तो आपको हर तरफ तनाव, चिंता, अवसाद और बेचैनी नजर आती है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस की एक गहरी रिसर्च बताती है कि आज की अधिकतर बीमारियों की सबसे बड़ी जड़ तनाव ही है। हम सभी एक अजीब सी दौड़ में फंसे हुए हैं, जहां हम वही काम कर रहे हैं जो समाज हमसे उम्मीद करता है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारा दिल वास्तव में क्या चाहता है। हम अपने सपनों को दबाकर, अपनी इच्छाओं को नकार कर और अपने जुनून को भूलकर एक मशीनी जीवन जी रहे हैं। लेकिन ओकिनावा के लोग इससे बिल्कुल अलग हैं। वे अपने जुनून का पालन करते हैं, अपने सपनों को जीते हैं। यहां तक कि रिटायरमेंट के बाद भी वे सक्रिय रहते हैं और हमेशा कुछ न कुछ सार्थक काम में लगे रहते हैं। लेकिन यह काम तनावपूर्ण नहीं होता, बल्कि अर्थपूर्ण होता है। यह वह काम होता है जो उनके दिल से निकलता है, जिसमें वे अपनी पूरी ऊर्जा और खुशी के साथ डूब जाते हैं। इन बुजुर्गों का एक बहुत सुंदर मानना है कि जब आप अपने जुनून को छोड़ देते हैं तो आप जीवन का असली उद्देश्य भी खो देते हैं। इस किताब में एक और बहुत महत्वपूर्ण विचार है, जिसे मोरिता थेरेपी कहते हैं। यह जापानी मनोविज्ञान का एक अनूठा दृष्टिकोण है, जहां पश्चिमी मनोविज्ञान हमेशा यह कहता है कि अपनी नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करो, उन्हें दबाओ, उनसे लड़ो। वहीं मोरिता थेरेपी एक बिल्कुल अलग और गहरी बात कहती है। ये कहती है कि अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, उन्हें वैसा ही होने दें जैसा वे हैं, उन्हें बदलने की कोशिश न करें। क्योंकि जब आप सही कार्य करते हैं, जब आप अपने दिल की सुनते हैं, तो भावनाएं अपने आप बदल जाती हैं। अब हम बात करते हैं फ्लो की, जो इस पूरी किताब का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। फ्लो वह अवस्था है जब आप किसी काम में इतना डूब जाते हैं कि आपको समय का एहसास ही नहीं रहता। आपको लगता है कि अभी अभी तो काम शुरू किया था, लेकिन घड़ी देखते हैं तो पता चलता है कि घंटों बीत गए हैं। ये वह जादुई अवस्था है जब आप पूरी तरह से वर्तमान में जीते हैं, जब आपका मन शांत होता है लेकिन पूरी तरह से सक्रिय भी होता है। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि सबसे खुश लोग वे नहीं हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा सफलता पाते हैं या सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं,
बल्कि वे हैं जो अपने जीवन का ज्यादातर समय इसी फ्लो की स्थिति में बिताते हैं। फ्लो की अवस्था पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है ध्यान केंद्रित करना। जापानी लोगों की एक बहुत सुंदर आदत है कि वे अपने सबसे साधारण काम भी पूरी एकाग्रता और सजगता के साथ करते हैं। चाहे वह चाय बनाना हो, बगीचे में काम करना हो या फिर घर की सफाई करना हो, वे हर काम को एक कला की तरह, एक ध्यान की तरह करते हैं। वे अपनी दिनचर्या के हर छोटे से छोटे हिस्से को भी आनंदमयी बना लेते हैं। यहां कलाकारों का उदाहरण बहुत दिलचस्प है। जब आप किसी भी सफल कलाकार, लेखक या संगीतकार का जीवन देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वे अपने समय और अपनी जगह को बहुत सोच समझकर व्यवस्थित करते हैं। वे अपने आसपास ऐसा माहौल बनाते हैं जहां उन्हें कोई परेशान न करे, जहां वे अपने काम में पूरी तरह से डूब सकें। बाहर से देखने में लगता है कि वे अकेले हैं, थोड़े अजीब हैं, लेकिन वास्तव में वे अपने उस कीमती समय की रक्षा कर रहे होते हैं जब वे सबसे ज्यादा खुश और रचनात्मक होते हैं। अब चलते हैं ओकिनावा के एक छोटे से गांव ओगिमी की ओर, जो इस पूरी किताब का दिल है। ये गांव देखने में ऐसा लगता है जैसे यहां समय ही रुक गया हो। यहां के लोगों का जीवन इतना शांत, इतना संतुलित और इतना खुशहाल है कि आप हैरान रह जाएंगे। यहां के लोग एक बहुत सुंदर सिद्धांत को मानते हैं जिसे वे इचरीबा छोड़े कहते हैं। इसका मतलब है कि हर इंसान को अपना भाई मानो, चाहे वह कितना भी अनजान क्यों ना हो। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि वे इसे अपने जीवन में वास्तव में जीते हैं। इस गांव के लोगों की एक और खूबसूरत आदत है कि वे कभी भी जल्दी में नहीं रहते। उनका दृढ़ मानना है कि जल्दबाजी जीवन की गुणवत्ता को पूरी तरह से बिगाड़ देती है। वे हर काम को अपनी गति से, अपने समय में करते हैं। वे जानते हैं कि असली खुशी भाग दौड़ में नहीं, बल्कि शांति में मिलती है। जब लेखकों ने इस गांव के 100 से अधिक ऐसे बुजुर्गों से बात की जो एक सदी का समय पार कर चुके थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि लंबी और खुशहाल जिंदगी का असली राज क्या है। उनके जवाब इतने सरल थे कि आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा, ज्यादा चिंता मत करो, अच्छी आदतें बनाओ और उन्हें निभाते रहो, सच्ची दोस्ती करो और उसे संजो कर रखो। जिंदगी की दौड़ में मत दौड़ो, बल्कि धीरे धीरे चलो और हमेशा आशावादी नजरिया रखो। 117 साल की मिसाओ ओकावा, जो उस समय दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला थीं, ने एक बहुत ही सुंदर और सरल बात कही। उन्होंने कहा, अच्छा खाओ और अच्छी नींद लो, बस यही करते रहो तो लंबी जिंदगी जरूर जियोगे। आराम करना सीखो, लेकिन बिल्कुल आलसी मत बनो। 122 साल तक जीने वाली जेनी कैलमेंट का जीवन दर्शन और भी अद्भुत था। वह हमेशा कहती थीं, सब कुछ अच्छा है, जो भी हो रहा है वह ठीक ही हो रहा है। उनके इस सकारात्मक नजरिए ने उन्हें 122 साल तक खुशी से जिलाया। एक और बुजुर्ग का कहना था कि लंबी जिंदगी सिर्फ अच्छे खाने से नहीं मिलती, बल्कि रोज मुस्कुराने से और अच्छा समय बिताने से मिलती है। वहीं एक अन्य बुजुर्ग का मानना था कि तेज दिमाग का असली रहस्य आपकी उंगलियों में छुपा है। उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी उंगलियों को हमेशा किसी न किसी रचनात्मक काम में व्यस्त रखेंगे तो आप जरूर 100 साल देखेंगे। ये बात कितनी गहरी है, क्योंकि जब हमारे हाथ कुछ बनाने में, कुछ रचने में लगे रहते हैं तो हमारा मन भी सक्रिय और खुश रहता है। अब बात करते हैं ओकिनावा के लोगों के खाने की आदतों की, जो उनकी लंबी उम्र का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये लोग रोज औसतन 18 विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाते हैं। जी हां, 18 अलग अलग चीजें रोज। वे रंग बिरंगे फल और सब्जियों को बहुत पसंद करते हैं। उनकी थाली में आपको गाजर, पालक, बैंगन, फूल गोभी, शकरकंद और न जाने कितनी तरह की चीजें नजर आएंगी। उनकी मुख्य खुराक में सब्जियां, आलू, सोया से बनी चीजें और चावल शामिल हैं। वे सप्ताह में लगभग 3 बार मछली भी खाते हैं, लेकिन मांस बहुत कम खाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वे बहुत कम कैलोरी लेते हैं। औसतन वे रोज सिर्फ 1785 कैलोरी लेते हैं, जबकि जापान के दूसरे हिस्सों में यह संख्या 2068 है। वे संपिंचा नाम की एक खास चाय पीते हैं, जिसमें ग्रीन टी और चमेली के फूल मिले होते हैं। इसके अलावा वे व्हाइट टी भी पीते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और जो उनके शरीर को जवान रखने में मदद करती है। इकिगाई के 10 सुनहरे नियम हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। पहला नियम है, हमेशा सक्रिय रहो, कभी पूरी तरह से रिटायर मत हो। दूसरा है, धीरे चलो, जिंदगी कोई दौड़ नहीं है। तीसरा नियम है कि अपना पेट कभी पूरा मत भरो,
जिसे जापानी में हारा हाची बू कहते हैं, यानी सिर्फ 80% भोजन करो। चौथा है अच्छे दोस्तों से अपने आप को घेर कर रखो। पांचवां है हर आने वाले जन्मदिन के लिए अपने आप को फिट रखो। छठा है हमेशा मुस्कुराओ। सातवां है प्रकृति से जुड़े रहो। आठवां है कृतज्ञता व्यक्त करो। नौवां है वर्तमान में जियो। और 10वां सबसे महत्वपूर्ण नियम है अपना इकिगाई खोजो और उसे जियो। इकिगाई खोजने के लिए 4 मुख्य सवाल हैं जिनके जवाब आपको देने होंगे। पहला सवाल है कि आप क्या पसंद करते हैं। वह कौन सा काम है जिसे करते समय आपको लगता है कि समय कैसे उड़ गया। दूसरा सवाल है कि आप किस चीज में वास्तव में अच्छे हैं। आपकी कौन सी खूबी है जिसकी लोग तारीफ करते हैं। तीसरा सवाल है कि दुनिया को क्या चाहिए, कहां पर आपकी जरूरत है। और चौथा सवाल है कि आप किस काम से आमदनी कमा सकते हैं। जहां ये चारों चीजें मिलती हैं वहीं आपका इकिगाई छुपा है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इसे बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ओकिनावा के लोग अपने इकिगाई को बहुत संतुलन और खुशी के साथ जीते हैं। वे इसे कोई बोझ नहीं समझते, बल्कि अपनी जिंदगी का सबसे खुशी वाला हिस्सा मानते हैं। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम सभी मल्टीटास्किंग के जाल में फंसे हुए हैं। हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं और नतीजे में कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाता। किताब बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि मल्टीटास्किंग छोड़िए। एक समय में सिर्फ एक ही काम पर अपना पूरा ध्यान लगाइए। चाहे वह काम कितना भी छोटा हो, उसे पूरे मन से कीजिए, तभी उसमें भी आनंद आएगा। विक्टर फ्रैंकल के लोगोथेरेपी सिद्धांत का जिक्र इस किताब में बहुत गहराई से किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार हर इंसान के जीवन में एक विशिष्ट अर्थ होता है, एक खास मकसद होता है। जब वह इस अर्थ को खोज लेता है और उसे अपना लेता है, तो वह सबसे कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी उबर जाता है। यह वह शक्ति है जो उसे हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत देती है। तनाव के प्रबंधन के लिए एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण दिया गया है। यह कहा गया है कि अपनी भावनाओं को दबाइए मत, उन्हें स्वीकार कीजिए। पूर्वी दर्शन की सोच यह कहती है कि भावनाओं को बदलने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन अपने कर्म हमेशा सही रखिए। जब आपके कर्म सही होंगे तो आपकी भावनाएं अपने आप सकारात्मक हो जाएंगी। आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अधिकांश लोग अपने असली स्वभाव को भूल चुके हैं। वे भूल गए हैं कि वे वास्तव में क्या हैं, उनका असली जुनून क्या है। वे बाहरी दिखावे, भौतिक सुखों और दूसरों की अपेक्षाओं से अपने भीतर के खालीपन को भरने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन यह सिर्फ तात्कालिक समाधान है, यह कभी भी स्थायी खुशी नहीं दे सकता। ओकिनावा के लोग जीवन को एक उत्सव मानते हैं। वे छोटी से छोटी बातों में भी खुशियां ढूंढते हैं। वे समाज में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और आधुनिक तकनीक तथा प्रकृति के बीच एक सुंदर संतुलन बनाए रखते हैं। वे जानते हैं कि तकनीक जरूरी है, लेकिन प्रकृति से जुड़ाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। व्यायाम के मामले में भी उनका दृष्टिकोण बहुत अलग है। वे जिम में जाकर भारी वजन नहीं उठाते, न ही घंटों तक कठिन एक्सरसाइज करते हैं, बल्कि वे हर दिन हल्की फुल्की गतिविधियां करते हैं, जैसे कि बागवानी, टहलना, पारंपरिक मार्शल आर्ट्स का अभ्यास। एक दिलचस्प आदत यह है कि वे हर 30 मिनट में 5 मिनट के लिए खड़े होकर कुछ न कुछ करते हैं। यह उनके शरीर को सक्रिय रखता है। किताब एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है कि रिटायरमेंट एक कृत्रिम और आधुनिक विचार है। पुराने समय में लोग आजीवन सक्रिय रहते थे। वे कभी पूरी तरह से काम करना बंद नहीं करते थे। पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाना अवसाद, बीमारियों और जल्दी मृत्यु का कारण बन सकता है। जापान की एक बहुत सुंदर कहावत है, नाना कोरोबी या ओकी, जिसका मतलब है 7 बार गिरो, 8वीं बार उठो। यह कहावत जिंदगी का सबसे बड़ा सच बयान करती है। असफलता जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन उठना, फिर से कोशिश करना, यही जीवन की असली पहचान है। ओकिनावा के लोग प्राकृतिक सौंदर्य में, सादे भोजन में और सार्थक रिश्तों में अपनी खुशी ढूंढते हैं। वे रचनात्मकता को अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। चाहे वह कोई छोटा सा कलाकारी का काम हो, बागवानी हो या कोई हस्तशिल्प हो, वे हमेशा कुछ न कुछ बनाते रहते हैं। वे अच्छी नींद को बहुत महत्व देते हैं, ध्यान और अन्य प्राचीन विधियों का नियमित अभ्यास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे पैसे को एक साधन मानते हैं, लक्ष्य नहीं। वे जानते हैं कि पैसा जरूरी है,
लेकिन वह खुशी की गारंटी नहीं है। इस अद्भुत किताब से हमें जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वह यह है कि जीवन का उद्देश्य खोजना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उस उद्देश्य को जीना। हमें सक्रिय रहना चाहिए, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो। संतुलित और विविधता से भरपूर आहार लेना चाहिए। अच्छे और सच्चे रिश्ते बनाने और उन्हें संजोकर रखना चाहिए। नियमित रूप से हल्का व्यायाम करना चाहिए। तनाव को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि जीवन के एक हिस्से की तरह स्वीकार करना चाहिए। हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, रचनात्मक बने रहना चाहिए, कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। ओकिनावा के बुजुर्गों से मिली एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि वे अपने दिन की शुरुआत हमेशा किसी न किसी सकारात्मक गतिविधि से करते हैं। कोई सुबह सुबह अपने बगीचे में जाकर फूलों की देखभाल करता है, कोई ध्यान करता है, कोई अपनी डायरी लिखता है। वे जानते हैं कि दिन की शुरुआत कैसी होगी, उसका असर पूरे दिन पर पड़ता है। उनकी एक और सुंदर आदत है कि वे हर दिन कम से कम एक ऐसा काम जरूर करते हैं जो उन्हें खुशी देता हो। ये काम बहुत छोटा हो सकता है, जैसे कि किसी दोस्त को फोन करना, अपनी पसंदीदा चाय पीना या फिर कुछ देर धूप में बैठना, लेकिन वे इसे हर हाल में करते हैं, चाहे वे कितने भी व्यस्त क्यों ना हों। ओकिनावा के लोगों की सामुदायिक भावना भी बहुत प्रेरणादायक है। वहां पर मोई नाम की एक परंपरा है जिसमें 8 से 10 लोगों का एक छोटा ग्रुप बनता है। ये लोग एक दूसरे की हर तरह से मदद करते हैं। अगर किसी को पैसों की जरूरत है तो सभी मिलकर उसकी मदद करते हैं। अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो सभी उसकी देखभाल करते हैं। यह ग्रुप जीवन भर साथ रहता है। इससे उन्हें एक मजबूत सामाजिक सहारा मिलता है जो उनकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। इस किताब में बताया गया है कि आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है तुलना करना। हम लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। सोशल मीडिया ने इस समस्या को और भी बढ़ा दिया है, लेकिन ओकिनावा के लोग इस जाल में नहीं फंसते। वे अपनी यात्रा पर फोकस करते हैं, अपनी प्रगति को देखते हैं, न कि दूसरों से अपना मुकाबला करते हैं। उनके जीवन में एक और खूबसूरत आदत है जिसे वे यूइमारू कहते हैं। इसका मतलब है पारस्परिक सहयोग की भावना। वे मानते हैं कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो वास्तव में आप अपनी ही मदद कर रहे होते हैं। यह उनके जीवन में एक गहरी संतुष्टि और अर्थ लाता है। किताब में हंसी के महत्व पर भी बहुत जोर दिया गया है। ओकिनावा के लोग बहुत हंसते हैं, मजाक करते हैं और जीवन को हल्के में लेते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान बताते हैं कि हंसी हमारे शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन को बढ़ाती है, जो प्राकृतिक दर्द निवारक का काम करता है। यह हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाती है। उनके जीवन में संगीत और कला का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत से बुजुर्ग अभी भी पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हैं, गाना गाते हैं या फिर कोई न कोई कलाकारी करते हैं। यह उनके मस्तिष्क को सक्रिय रखता है और उन्हें खुशी देता है। इकिगाई की अवधारणा सिखाती है कि सफलता की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। किसी के लिए सफलता का मतलब करोड़ों कमाना हो सकता है, तो किसी के लिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना। किसी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध होना हो सकता है, तो किसी के लिए अपने गांव के लोगों का प्यार पाना। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपकी सफलता कितनी बड़ी है, बल्कि यह है कि वह आपके दिल से आ रही है या नहीं। किताब में तनाव से निपटने के लिए कुछ व्यावहारिक तरीके भी बताए गए हैं। जब आप परेशान हों तो गहरी सांस लें और अपने आप से पूछें कि क्या यह समस्या 1 साल बाद भी इतनी बड़ी लगेगी? अक्सर जवाब न में होगा। यह आपको चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में मदद करता है। ओकिनावा के लोगों की एक और प्रेरणादायक आदत है कि वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन उन पर ज्यादा देर तक अफसोस नहीं करते। वे जानते हैं कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए वे अपनी ऊर्जा वर्तमान और भविष्य पर फोकस करने में लगाते हैं। उनके जीवन में शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है। 90 साल के बुजुर्ग भी नई चीजें सीखते रहते हैं। कोई नई भाषा सीखता है, कोई नया व्यंजन बनाना सीखता है, कोई नई कला सीखता है। यह उनके मस्तिष्क को जवान रखता है और उन्हें लगता है कि अभी भी जीवन में बहुत कुछ करने को बाकी है। इकिगाई सिखाती है कि जीवन में संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। काम और आराम के बीच संतुलन, अकेले रहने और लोगों के साथ रहने के बीच संतुलन, आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन। ये संतुलन ही उनके जीवन को इतना खुशहाल और स्वस्थ बनाता है।
इस किताब का सबसे सुंदर संदेश ये है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको भविष्य में मिलेगी, बल्कि यह आज इसी पल में उपलब्ध है। आपको सिर्फ इसे पहचानना है और इसे अपनाना है। ओकिनावा के लोगों का जीवन हम सभी के लिए एक मिसाल है। वे साबित करते हैं कि लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि सही जीवन शैली का परिणाम है। यह जीवन शैली महंगी नहीं है, जटिल नहीं है, बल्कि बहुत सरल और व्यावहारिक है। इकिगाई सिर्फ एक किताब नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है, एक दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि असली सफलता उपलब्धियों की संख्या में नहीं, बल्कि हर दिन को पूरी तरह से जीने में है। यह हमें बताती है कि जीवन का मतलब सिर्फ जीवित रहना नहीं है, बल्कि हर पल को अर्थपूर्ण बनाना है। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे या इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारेंगे, तो आपको लगेगा कि आपका नजरिया बदल गया है। आप छोटी छोटी खुशियों को पहचानने लगेंगे, तनाव को अलग तरीके से देखने लगेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने जीवन के असली उद्देश्य को खोजने की दिशा में आगे बढ़ने लगेंगे। यह किताब जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देती है। यह बताती है कि असली सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि भीतरी संतोष और तृप्ति में है। यह सिखाती है कि खुशी कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही छुपी है। बस हमें इसे पहचानना और इसे जगाना है। तो दोस्तों, यह थी इकिगाई बुक की कंप्लीट समरी। इस बुक से हमें यह सीख मिलती है कि लाइफ का पर्पस फाइंड करना, हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाना और प्रेजेंट मोमेंट में जीना, ये सब लॉन्ग और हैप्पी लाइफ के कीज हैं। मेन लर्निंग्स समराइज करते हैं। पहली बात, अपना इकिगाई फाइंड करें, वह यूनिक पर्पस जो आपको हर मॉर्निंग उठने की मोटिवेशन देता है। दूसरी बात, एक्टिव रहें, कंप्लीटली रिटायर ना हो। तीसरी बात, हेल्थी डाइट फॉलो करें, लेकिन ओवर ईटिंग न करें। चौथी बात, स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस मेंटेन करें। पांचवी बात, रेगुलर लाइट एक्सरसाइज करें। छठी बात, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। सातवीं बात, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। आठवीं बात, क्रिएटिविटी को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं। नौवीं बात, कंटिन्यूअस लर्निंग करते रहें। और 10वीं बात, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखें। यह बुक आपको एक नया पर्सपेक्टिव देती है लाइफ के बारे में। यह सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ अचीवमेंट से मेजर नहीं होती, बल्कि सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट से होती है। अगर आपको यह समरी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका इकिगाई क्या हो सकता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और भी इंस्पायरिंग बुक्स की समरीज आप तक पहुंचती रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।